दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज रीजनल प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ रीजन मतलब कि प्रदेश क्या है, ये जो प्रदेश की विचारधारा है ये कैसे शुरू हुई, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। एक इसकी बहुत इम्पोर्टेंट हायरार्की है और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स स्कॉलर्स के, और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और है हमारा जो कि हम लोग थॉट में भी पढ़ते हैं और वैसे नॉर्मली भी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। डाइकोटमी ऑफ सिस्टमेटिक एंड रीजनल जियोग्राफी। तो ये आप समझ सकते हैं कि रीजनल प्लानिंग का एक ऐसा अध्याय रहेगा जिसमें हम लोग बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्रम से यहाँ पे सभी पॉइंट्स लिखे हैं, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज रीजन से। मैंने मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, हाईलाइट कर दिया है मैंने उन पॉइंट्स को, और उस चीज़ को बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग का काम ये है कि आप लोग कोई भी कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी बताया जा रहा है उसको आप रफली नोट भी करते रहिए, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें रीजन की कि प्रदेश क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल और इजी डिफिनेशन है कि प्रदेश भूगोल की एक मौलिक संकल्पना है। मौलिक संकल्पना क्या होती है? एक मूलभूत संकल्पना, एक ऐसी संकल्पना जिस पर आप कह सकते हैं कि पूरा विषय हमारा उसी पे टिका हुआ है। एक मूल संकल्पना है। क्यों मूल संकल्पना है? मूल संकल्पना इसीलिए है, हम किसी भी चीज की स्टडी करें या किसी भी एस्पेक्ट में करें, ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में या मतलब अपना इस फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में, या हम ह्यूमन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, सेटलमेंट है, पॉपुलेशन है, कल्चरल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ढेर सारे डिविजन्स हैं। फिजिकल वाले में भी ढेर सारे डिविजन्स हैं। तो ज्योग्राफी बहुत ही इन डिविजन्स की वजह से काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन अगर हम उसके मूलभूत स्वरूप को देखें तो कहीं ना कहीं हम किसी रीजन की ही बात कर रहे हैं। अब उस रीजन का हम किस एस्पेक्ट में अर्थ निकाल रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम कुछ हमारा उद्देश्य अलग होगा, अगर हम कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कुछ हमारा उद्देश्य अलग होगा, अगर हम मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी तो हमारा एम कुछ अलग होगा। ओशनोग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी हम ओशन के किसी रीजन की ही बात कर रहे हैं। ओशन में अलग अलग रीजन्स होते हैं जिसको हम लोग डिफरेंट मेरीन प्रोविंसेस कहते हैं। डिफरेंट, जैसे हम लोग का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, डिफरेंट टाइप्स के ये सब क्षेत्र होते हैं। तो जो ये रीजन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसीलिए इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट या एकदम मूल कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि जहां भी हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, तो हम किसी न किसी रीजन के एस्पेक्ट में ही स्टडी कर रहे हैं, किसी न किसी प्रदेश पर ही हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्ययन किसी स्थान के बारे में ही है। अब वह स्थान कहीं का भी हो सकता है, और वो जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन मेन चीज तो यही है कि हम उस पर्टिकुलर स्थान की स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रदेश है ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी स्टडी कर लें जियोग्राफी में, ये उसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा। और प्रदेश है क्या? प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई है। अभी तो हम लोग एक नॉर्मल समझ रहे थे इस चीज को, लेकिन अब प्रॉपर हम लोग रीजन पे आते हैं। तो रीजन क्या है? रीजन एक क्षेत्रीय इकाई है जिसमें कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों या प्रकरणों की समानता पाई जाती है। इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से। एक क्षेत्रीय इकाई जिसमें कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों में सिमिलैरिटी। भौगोलिक तत्व जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे विटलसी ने 16 एलिमेंट्स की बात की है। हम लोग जब भी रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स की रीजनल स्टडी की होगी, तो हम लोग रीजनल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग स्थिति और विस्तार को देखते हैं। उसके बाद हम लोग मेन शुरू करते हैं रिलीफ से। रिलीफ पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसका ड्रेनेज भी पढ़ते हैं, वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट, ऐसे करते करते हम लोग फिजिकल को कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग उसकी ह्यूमन एस्पेक्ट को देखते हैं, पॉपुलेशन, और वहां पे जो
अगर और डीपली जाना है उस टॉपिक में तो हम लोग वहां पे अर्बनाइजेशन ये सब भी देख लेते हैं। तो ये जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में हमें एक सिमिलैरिटी अगर देखने को मिलती है, कुछ या अधिकांश, ऐसा नहीं कि सभी एलिमेंट सिमिलर होंगे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों में या प्रकरणों में जब समानता मिलती है, जैसे कोई एरिया हमने ले लिया, मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ये बॉक्स है पूरा, ये एक एरिया है। अब इस एरिया में रिलीफ हमें एक जैसा मिल रहा है, हमें रिलीफ भी एक जैसा मिल रहा है, सॉइल भी एक जैसी मिल रही है, क्लाइमेट भी लगभग एक जैसी है, और हमें वेजिटेशन भी एक जैसा मिल रहा है। तो ये क्या है, ये चीज शो कर रही है कि ये जो पूरा एक एरिया है, इस एरिया में जो तत्व है, जो प्रकरण है, कुछ या अधिकांश इन तत्वों या प्रकरणों में हमें समानता देखने को मिल रही है। इस बेस पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये एक प्रदेश हो गया। तो हमको उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि प्रदेश क्या है। प्रदेश, जैसा कि मैं फिर से इसी को एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहा हूं, ये एक पूरा एरिया है। इस एरिया में क्या है, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जो हमारे भौगोलिक तत्व हैं, उनमें सिमिलैरिटी है, एक जैसा है पूरा। सॉइल हुआ, वेजिटेशन हुआ, या क्लाइमेट को हम ले सकते हैं, हम यहाँ पे जो रिलीफ फीचर्स हैं उनको ले सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये एक जैसी हैं। जब ये चीजें एक जैसी होंगी तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे, और इसका एस्पेक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं है, मान लीजिए रिलीजन के बेस पे भी हो सकता है कि ये सब चीजें तो सिमिलर हैं ही, रिलीजन भी एक जैसा है लोगों का। तो ये इतनी ढेर सारी जब सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल जाएंगी तो ये चीजें इसको एक प्रदेश बनाएंगी। ये बस एक मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब अलग अलग जगह पे हम अलग अलग एस्पेक्ट को यूज करते हैं, वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि जहाँ पे प्रादेशिकरण किया गया है किस फैक्टर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, किस चीज को हम किस चीज के बेस पे सीमांकन कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक बस मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिकली प्रदेश है क्या। और इसीलिए जैसे आपने ये आपको पता ही होगा, खैर अपने इंडिया में जैसे झारखंड और बिहार ये पहले एक हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनका डिवीजन हुआ। इसी तरीके से उत्तराखंड और यूपी उत्तर प्रदेश ये भी एक हुआ करते थे, इनका भी डिवीजन हुआ। तो इसमें आप देख रहे हैं, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऐड करें तो बिहार एक प्लेन रीजन है बिल्कुल, झारखंड एक प्लेटो रीजन है। तो दोनों में कितनी मतलब कितने डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, इसीलिए अलग करना पड़ा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बिहार एंड झारखंड पूरा एक होता, उसकी अपनी अलग जरूरतें हैं, पठारी क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं, अपनी अलग जरूरतें हैं, वहां पे काफी प्रॉब्लम्स हैं, जनजातीय क्षेत्र है, नक्सलवाद की काफी समस्या है, पूरा पठारी इलाका है, कृषि उतनी नहीं होती है, मेनली मिनरल के लिए जाना जाता है, और अलग ही पूरा वहाँ का सिचुएशन है। वहीं बिहार बिहार में बाढ़ काफी आती है, वह वो पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं। झारखंड में आपको ये बिहार में जो नेचुरल जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी मिलेंगी, फ्लड की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे होती है। वहीं झारखंड की समस्याएं सामाजिक समस्याएं, वहां की जो नक्सलवाद की समस्या, जो जनजातियों में असंतोष है उसकी समस्या, ये वहां पे काफी मिलेगी। इसीलिए हमें डिवीजन करना पड़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी नहीं है। हमने क्या किया था, हमने जबरदस्ती उसको एक प्रदेश बनाने का हमने सोचा, और काफी समय तक रहा भी, लेकिन बाद में हमें डिवीजन करना पड़ा क्योंकि उसमें समानता नहीं थी। जब समानता नहीं थी तो वो प्रदेश वो बना भी रहता तो दिक्कतें आती वहां पे। यही सेम यूपी के केस में भी है हुआ। यूपी में क्या था कि यूपी आपका पूरा प्लेन रीजन है, साउथ में थोड़ा सा प्लेटो एरिया पड़ जाता है, लेकिन मेनली ओवरऑल प्लेन ही है। और जैसे जैसे हम साउथ में आते हैं वैसे वैसे एकदम जो बॉर्डर लगता है एमपी से, इन सब से, वो थोड़ा सा वहां पे प्लेटो की शुरुआत हो गई है। लेकिन वहीं जो उत्तराखंड है वो प्योर माउंटेन एरिया, तो प्योर माउंटेन एरिया की अपनी अलग समस्याएं हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। यूपी जो पूरा प्लेन है उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स है, अलग सिचुएशन है उसकी। तो उसको हमने क्या किया, हमने पूरा एक में करने का प्रयास किया। वहां पे समानता नहीं थी, और ये समानता जो नहीं थी इसी वजह से दिक्कतें हुई, और फिर बाद में उसको अलग हमें करना पड़ा। तो ये जो दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, झारखंड एंड बिहार का, यूपी एंड उत्तराखंड का, ये दो एग्जाम्पल से आप अपने इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं कि जो प्रदेश है
उसमें जो डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स हैं, सिमिलैरिटी होना कितना जरूरी है। अगर सिमिलैरिटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? तो अगर हम मान लीजिए कि कोई एक ऐसा एरिया है, मान लीजिए कि जैसे यही एरिया है, इसमें सिमिलैरिटी नहीं है, कहीं पे इस हिस्से में अलग वेजिटेशन है, इस हिस्से में एकदम डिफरेंट है, कहीं अलग टाइप की सॉइल है, कहीं अलग टाइप की सॉइल है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। हम उसको एक प्रदेश कैसे मान सकते हैं? लेकिन मान लीजिए कि हमने मान भी लिया तो भविष्य में फिर हमें डिवीजन करना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ पे डिवीजन हुए। तो ये दोस्तों था प्रदेश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं विद्वानों की, जिससे अगर मान लीजिए कहीं पे लिखने के लिए है तो आप इन विद्वानों को ऐसे कोटेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, इन विद्वानों के कॉन्सेप्ट्स को। जैसे एक विद्वान थे फेनमन। फेनमन का नाम आपने सुना होगा। फेनमन ने जो जियोग्राफी का रिलेशन है अन्य सब्जेक्ट से, उसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। कभी हम लोग उसको देख लेंगे थॉट में। फेनमन ने स्थलाकृतिक समांगता की बात की। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक इनका मेन पॉइंट हाईलाइट किया है, बाकी पूरी जो इनकी डिफिनेशन है वो मैं समझा दे रहा हूँ। फेनमन ये कहते थे कि जो हमारा कोई भी एरिया है, कोई भी भौगोलिक जो इकाई है, जहां पे सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाएगी, उसको हम एक प्रदेश मानेंगे। बात इनकी भी ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्थलाकृतिक समांगता की बात की, अन्य चीजों को नहीं ये जोड़े, वेजिटेशन को, सॉइल को और क्लाइमेट को, इन चीजों को इन्होंने ऐड नहीं किया। इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ स्थलाकृतिक समानता होनी चाहिए, टोपोग्राफी सेम होनी चाहिए। हार्टशॉन क्या कहे? हार्टशॉन कहे कि जो प्रदेश होता है, प्रदेश की एक बिल्कुल विशिष्ट स्थिति होती है, उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं और वो अन्य से भिन्न होता है, और वो उतनी ही दूरी तक फैला होता है जहां तक उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। रिचर्ड हार्टशॉन की डेफिनेशन मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने इन्होंने क्या किया है, फेनमन ने टोपोग्राफी की बात की है तो बात तो इनकी सही है, लेकिन ये सिर्फ उस एक एलिमेंट पे टिक गए हैं। लेकिन जो हार्टशॉन की डिफिनेशन है ये ज्यादा परफेक्ट है। इन्होंने सभी एस्पेक्ट को ऐड कर लिया है। हालांकि इन्होंने किसी एस्पेक्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली इनकी डिफिनेशन में सब कुछ आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो प्रदेश होता है, प्रदेश की अपनी एक विशेष स्थिति होती है। और क्यों विशेष स्थिति होती है? क्यों विशेष उसकी स्थिति होती है? क्योंकि वो अन्य से भिन्न होता है, कुछ उसकी अपनी खासियतें होती हैं, और उतनी ही दूरी तक वो फैला होगा जहां तक वो उसकी विशेषताएं पाई जाएंगी। जैसे उसकी विशेषताएं खत्म होंगी फिर दूसरा प्रदेश शुरू हो जाएगा, उसकी अपनी विशेषताएं होंगी। तो ये रिचर्ड हार्टशॉन का कहना था। और डेरवेंट विटलसी, बहुत ही फेमस, विटलसी का कृषि प्रदेश सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्षेत्रीय समानता की भी इन्होंने बात की कि क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह के किसी भी हम खंड को हम प्रदेश कहेंगे। तो तीनों लोगों की डिफिनेशन बहुत अच्छी है। तीनों लोगों की डिफिनेशन में डिफरेंस ये है कि फेनेमन ने सिर्फ टोपोग्राफी में सिमिलैरिटी की बात की है, वहीं हार्टशॉन ने बहुत अच्छी डिफिनेशन दी है। इन्होंने इनडायरेक्टली सभी चीजों को ऐड कर लिया है। डेरवेंट विटलसी की डिफिनेशन भी बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय समानता जिस भी एरिया में होगी वो एक प्रदेश होगा। अब क्षेत्रीय समानता में आप सोच सकते हैं कि टोपोग्राफी में भी सिमिलैरिटी शामिल हो जाएगी। अगर हम क्षेत्रीय समानता की बात कर रहे हैं तो पूरे क्षेत्र में समानता। अब उस पूरे क्षेत्र में रिलीफ हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट है, आपका वेजिटेशन है, जितनी भी चीजें एस्पेक्ट होते हैं सब, इन सब में सिमिलैरिटी हो जाएगी। तो जो डेरवेंट विटलसी, हार्टशॉन, ये दोनों लोग जो हैं, इनकी डिफिनेशन थोड़ी सी कह सकते हैं कि ब्रॉड स्केल पे एक्सप्लेन कर रही है इस कॉन्सेप्ट को, वहीं फेनमन थोड़ा सा संकीर्ण डेफिनेशन को बता रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरा प्रदेश का कॉन्सेप्ट, और सभी लोगों को ये क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रदेश का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये इसमें इवोल्यूशन कैसे आया, कैसे विकास हुआ इस विचार का। तो इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं, और इसमें से सभी स्कॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ये कोई क्रम नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सभी स्कॉलर्स क्रम से इनका डेट ऑफ बर्थ के बेस पे लिखा है। मैंने बस ऐसे लिख दिया है, और आप इसको चाहें तो एक हायरार्की भी इसका बना सकते हैं। वैसे इतना हायरार्की बहुत बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले तो इतने नाम याद करने थोड़े से मुश्किल रहेंगे, तो उसकी भी मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिससे ये नाम भूले ना।
तो मेनली तो आपको बस इन नामों को माइंड में रखना है केवल, और इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेबो से। देखिए स्ट्रेबो, जिनको हम मानते हैं फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी एक जियोग्राफिया, बहुत ही फेमस, कई बार पूछी जा चुकी है, उसमें इन्होंने विश्व के अलग अलग स्थानों के बारे में बताया था, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बताया था। थॉट में आप सभी लोगों ने पढ़ा रहा होगा। हम लोग यहाँ पे जियोग्राफिया का बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को बाकी भी चीजें पढ़नी है, और रीजनल ज्योग्राफी में आपको उतना ज्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं है। बस आपको हर विद्वान का अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क है उसको बस आपको बताते हुए चलना है, क्योंकि वैसे भी समय काफी कम होता है एग्जाम में। तो स्ट्रेबो को फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी माना जाता है, और हालांकि बहुत सारी बुक्स में इसको ऐड नहीं किया गया है, लेकिन कुछ किताबों में, जैसे कि माजिद हुसैन सर की किताब जो है थॉट की, बहुत ही फेमस बुक, इंडिया की टॉप बुक्स में मानी जाती है वो थॉट की। हालांकि और भी किताबें हैं अच्छी, आर डी दीक्षित सर की, एच डी मौर्य सर की बुक, लेकिन माजिद हुसैन सर की बुक में आपको ये पॉइंट मिलेगा। आप लोग अगर जिनके पास भी बुक होगी वो जाके देख सकते हैं एक बार, जो रोमन ज्योग्राफर्स का चैप्टर है वहां पे स्ट्रेबो में आपको ये मिलेगा, जहां पे स्ट्रेबो के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। चूंकि बहुत सारी बुक में ऐड नहीं किया गया इस पॉइंट को, इसलिए इसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन स्ट्रेबो के वर्क्स ऐसे हैं कि उनको हम मान सकते हैं फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया हुआ है। इसके बाद नाम आता है बर्नहार्ड वॉरेनियस का। इसके बाद एक बहुत लंबा समय बीत जाता है, स्ट्रेबो तो रोमन ज्योग्राफर थे, वॉरेनियस का नाम आता है। बर्नहार्ड वॉरेनियस के बारे में आपने सुना ही होगा, एक ग्रेट जर्मन ज्योग्राफर, काफी ओल्ड जर्मन ज्योग्राफर हम कह सकते हैं, क्योंकि बाकी के विद्वान तो 1700 के बाद के आए, ये उनके भी पहले के थे। और वॉरेनियस की जो इम्पोर्टेंट कृतियां हैं वो आप जानते ही होंगे, ज्योग्राफिया जनरलिस और जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन। इन दो जो इनकी कृतियां थी, उन कृतियों के माध्यम से एक चीज ये विद्वानों को आइडिया लगी, बात के जो विद्वान आए, कि वॉरेनियस ने जो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी और जो रीजनल और सिस्टमेटिक का जो डिवीजन है वो वॉरेनियस के द्वारा ही किया गया है। हालांकि वॉरेनियस की कोई ऐसी आस्था नहीं थी कि हम भूगोल को दो भागों में बांटें, लेकिन इनके वर्क्स कुछ इसी और इंडिकेशंस करते हैं। तो वॉरेनियस का भी इसमें एक रोल है इंपॉर्टेंट। कांट कांट का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। कांट ने जियोग्राफी को कोरोग्राफी कहा था, क्षेत्र वर्णनी कहा था, और यहाँ से धीरे धीरे, अभी ये लोग शुरुआत कर रहे थे वॉरेनियस, ये लोग सारे, इनके साथ के भी और लोग रहे होंगे जो उतने फेमस नहीं हो पाए, लेकिन स्टार्टिंग हो रही थी। कांट ने कोरोग्राफी कह दी है जियोग्राफी को, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि कोरोग्राफी किसने कहा था। कोरोग्राफी मतलब क्षेत्र वर्णन। अब उसके बाद हमबोल्ट आते हैं, रिटर आते हैं। हालांकि हमबोल्ट सिस्टमेटिक के ज्यादा पक्ष में रहते थे, लेकिन हमबोल्ट भी ऐसा नहीं कि रीजनल को खराब मानते थे। हमबोल्ट की आस्था दोनों ही पद्धतियों में थी, लेकिन वो सिस्टमेटिक को थोड़ा सा, सिस्टमेटिक की ओर हमबोल्ट का झुकाव ज्यादा था। रिटर का रीजनल पे काफी झुकाव था। फिर आते हैं रिस्थोफेन। रिस्थोफेन तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत फेमस करते हैं, रीजनल कॉन्सेप्ट को, रीजनल स्टडी पे काफी फोकस करते हैं। फिर आते हैं बहुत बड़े विद्वान अल्फ्रेड हेटनर, और फिर आते हैं रिचर्ड हार्टशोन। रिचर्ड हार्टशोन एक अमेरिकन विद्वान थे। इनकी बुक पता ही होगी सभी लोगों को, फेमस नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 की, और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1969 की। ये दो किताबें। हेटनर जर्मन थे और रिस्थोफेन भी जर्मन थे। हमबोल्ट रिटर भी जर्मन थे, कांट भी जर्मन और वॉरेनियस भी जर्मन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेबो तो रोमन थे, उसके बाद मेन स्टार्टिंग वॉरेनियस आए, कांट आए, हमबोल्ट एंड रिटर आए, रिस्थोफेन आए, हेटनर आए और हार्टशोन आए। इतने जो ये विद्वान आए, इन लोगों ने इस फील्ड में यहाँ पे काम किया। यहाँ पे मैं एक बार और ये चीज मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये चीज कई बार मिलान करने के लिए आती है, हमबोल्ट रीजनल, रिटर सिस्टमेटिक। तो रिटर रीजनल के होंगे, हमबोल्ट सिस्टमेटिक के होंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आए और आपको ये लगे कि हमबोल्ट भी रीजनल के थे। हमबोल्ट ने रीजनल स्टडी की कभी आलोचना नहीं की है। आप जब पढ़ेंगे हमबोल्ट को, तो हमबोल्ट
का ऐसा मानना था कि दोनों ही जो विधाएं हैं वो अच्छी हैं और दोनों एक दूसरे का मतलब आप कह सकते हैं कि पूरक हैं। ऐसा नहीं कि वो रीजनल जो कॉन्सेप्ट्स है, जो रीजनल प्रोसेस है, जो प्रादेशिक विधि है अध्ययन की, उसको खराब मानते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उनका जो झुकाव था वो ज़्यादा सिस्टमेटिक की ओर था। लेकिन मैंने यहाँ पे इनका नाम ऐसे ऐड कर दिया है जिससे हम ये समझ सकें कि इनका भी काम तो था लेकिन झुकाव इनका थोड़ा सा सिस्टमेटिक की ओर ज़्यादा था। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमबोल्ट रिटर, नॉर्मली तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों लोग दोनों पद्धतियों को समान महत्व देते थे, लेकिन अगर उसमें भी हमको चुनना पड़ जाए तो रिटर को हम रीजनल का मानेंगे और हमबोल्ट को हम यहाँ पे सिस्टमेटिक का मानेंगे। तो हम लोग पहुंच गए थे दोस्तों हार्टशोन तक। रिस्थोफेन ने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी फेमस किया था। फिर हेटनर आते हैं, ये भी जर्मन ही थे, और हेटनर के कॉन्सेप्ट्स को फेमस किया फिर हार्टशोन ने। हार्टशोन जो कि अमेरिकन थे और वो इन जर्मन विचारों को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किए इंग्लिश वाली कंट्रीज में, जहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती थी। इसीलिए हार्टशोन का इतना नाम है, क्योंकि जर्मन तो बहुत लिमिटेड था, जर्मन तो सिर्फ जर्मनी में ही बोली जाती थी, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज थी, ग्लोबल लैंग्वेज, सभी लोग समझ रहे हैं जगह जगह पे। तो हार्टशोन का इसलिए इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है कि उन्होंने अपने नेचर ऑफ जियोग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी से इन विचारधाराओं को, इन पूरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा फेमस किया, पॉपुलर बनाया। तो ये तो हो गई दोस्तों बात कुछ इंपॉर्टेंट नामों की। कुछ और नाम भी थे जैसे कि ब्लाश महोदय, पॉल विडाल डी ला ब्लाश, ग्रेट फ्रेंच जियोग्राफर, और उनके जितने भी शिष्य, मेन शिष्य ब्लाश, ब्रोंश, डिमांजिया, जो मेन शिष्य थे इनके, इन लोगों ने भी रीजन पे काम किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था पेज का ब्लाश महोदय ने। ब्लाश ये कहते थे कि जो हम लोग का कोई एरिया है, किसी भी एरिया में अगर कोई मानव समूह काफी समय से रह रहा है तो उसका उस एरिया से एक अटैचमेंट हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। और जब हम काफी समय तक रह लेते हैं तो हम खुद की कल्पना ये नहीं कर सकते कि हम इस स्थान को कभी छोड़ के जाएंगे, और अगर हम उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं तो वो स्थान भी हमें काफी एक वहां पे सूनापन लगता है और हम खुद भी कहीं और नहीं रह पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे, और ये चीज हम लोग भी फील करते हैं कि अगर हम किसी प्लेस पे काफी समय तक रह लें तो एक अटैचमेंट उस पूरे वातावरण से हमारा हो जाता है। उस पूरे एरिया को उन्होंने कहा पेज कि ये छोटे छोटे प्रदेश होते हैं जहाँ पे एक मानव समूह का एक आसपास के वातावरण से पूरा एक इंटरेक्शन हो जाता है, एक रिलेशनशिप सी बन जाती है अपने वातावरण से। और ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं, इसी को इन्होंने कहा कि ये पेज हैं, इसी को ही हम पेज की संकल्पना कहते हैं। और ये जो पूरा रिलेशनशिप बना आसपास के वातावरण से, एक अटैचमेंट जो हमारा हुआ, इसको उन्होंने कहा था विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना, जनरे दिवी इसको उन्होंने कहा था, और हिंदी में उसको कहते हैं विशिष्ट जीवन पद्धति। तो डायरेक्टली तो ब्लाश ने रीजन पे काम नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने पेज की बातें बताई, जो उन्होंने जनरे दिवी की बातें बताई, इसके माध्यम से उनका भी योगदान इसमें था। एजे हर्बर्टसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिटिश जियोग्राफर, जिन्होंने आपको पता होगा कि मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पे काम किया और विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। एक बहुत ही फेमस पत्रिका थी उस जमाने की, जियोग्राफिकल रिव्यू, उसमें 1905 में इसको उन्होंने पब्लिश करवाया। और ये मतलब कि जो उनका ये वर्क था इस शीर्षक के माध्यम से आया उस पत्रिका में, मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर विटलसी का नाम आता है। विटलसी ने, आपको पता ही होगा, मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पे काम किया और विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने का कार्य किया। 1936 में उन्होंने कुल 13 प्रदेशों में, कृषि प्रदेशों में बांटा था और 5 आधार माने थे उसके। ये इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं कृषि भूगोल में। फिर एक विद्वान आते हैं जीएफ अर्नस्टेड, इन्होंने भौगोलिक प्रदेशों पे काम किया, भौगोलिक प्रदेश, जियोग्राफिकल रीजन्स। एचजे फ्लीवर
इन्होंने ह्यूमन रीजन्स की बात की, मानव प्रदेश की बात की। स्पेंसर एंड थॉमस, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, स्पेंसर एंड थॉमस ने कल्चरल रीजन की बात की। और एकरमैन, ई ए एकरमैन, एकरमैन महोदय, इन्होंने विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा। और इनकी फेमस बुक कल्चरल जियोग्राफी, इनकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बुक थी स्पेंसर एंड थॉमस की, जिसमें इन्होंने विश्व को कल्चरल रीजन में, सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने नाम, पूरी जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो मेन मेन आपको और भी नाम हो सकते हैं, मैंने बस कुछ नाम यहाँ पे पिक किए। स्ट्रेबो, वॉरेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रिस्टोफेन, एटनर, हार्टशोन, ब्लाश और उनके शिष्य लोग जो आए इंपॉर्टेंट, एजे हर्बर्टसन, डेरवेंट विटलसी, जीएफ अर्नस्टेड, एचजे फ्ल्यूअर, स्पेंसर एंड थॉमस और एडवर्ड ऑगस्टस एकरमैन। ये जितने भी विद्वान आए, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने वर्क्स के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जो रीजन का विचार था, जो प्रदेश का विचार था, उसको फेमस किया या पॉपुलर किया। अब सभी लोगों का एम अलग अलग था। जैसे विटलसी का एम था कृषि पे काम करना, तो ये कृषि प्रदेशों की बात की है। स्पेंसर एंड थॉमस ने संस्कृति पे काम किया, तो सांस्कृतिक प्रदेश पर बात किए। एचजे फ्लेवर मानव प्रदेश पे बात किए। एजे हर्बर्टसन प्राकृतिक प्रदेश पे बात किए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इधर नीचे के जो विद्वान लोग हैं, इन लोगों ने सभी का अपना अपना उद्देश्य था। कोई कृषि पे बात कर रहा था, कोई संस्कृति पे बात कर रहा था, लेकिन फाइनल सबके मूल में क्या था, सबके जो रूट्स जहां से जुड़ी थी वो थी कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, कि एक ऐसा एरिया, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं विटलसी का, कि जो उन्होंने 13 प्रदेश बताए हैं, तो एक ऐसा एरिया जहां पे पूरे एरिया पे एक जैसी कृषि है, कृषि में सिमिलरिटी है, तो हमने कह दिया कि एक कृषि प्रदेश हो गया वो। तो यही तो हम लोगों ने देखा ऊपर डेफिनेशन में, कि हम एक एलिमेंट लेंगे, उसमें सिमिलरिटी होगी। तो विटलसी ने कृषि को मान लिया, इन्होंने कल्चर को मान लिया। तो ये डिफरेंट जो है वर्क्स हैं डिफरेंट विद्वानों के, और सभी ने अपने अपने एस्पेक्ट में काम किया है। जो जिस फील्ड का जियोग्राफर था उसने अपने फील्ड के हिसाब से यहाँ पे काम किया हुआ है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ लिए होंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस कॉन्सेप्ट का, जो रीजन का कॉन्सेप्ट है ये कैसे कैसे शुरू हुआ। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लैंडशाफ्ट का। लैंडशाफ्ट बेसिकली जैसे पेज, छोटे छोटे प्रदेश होते हैं उसको हम लोग पेज कहते हैं। फ्रांस का जो जियोग्राफी है, जो फ्रेंच जियोग्राफी है, उसमें ब्लाश का बहुत एक फेमस कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से जर्मन में जो छोटे छोटे ऐसे प्रदेश होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, उसके लिए कहीं कहीं पे हम लोग लैंडशाफ्ट टर्म का यूज करते हैं। तो ये लैंडशाफ्ट और पेज, ये सभी रीजन से जुड़े हुए टर्म्स हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रीजन और रीजनलाइजेशन। प्रदेश और प्रादेशिकरण दोनों में डिफरेंस होता है। प्रदेश हम लोगों ने देख लिया अभी कि एक जैसा एरिया, सिमिलैरिटी हो एलिमेंट्स में, लेकिन उसको करने के लिए जब हम किसी एरिया को हम प्रदेशों में बांटते हैं, तो प्रदेश तो एक हो गया, हमने प्रदेश में बांट दिया, लेकिन बांटने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं प्रादेशिकरण या रीजनलाइजेशन। तो ये है आपका रीजन। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं सीधे। प्रदेश एक है आपका जनरल रीजन और एक है स्पेसिफिक, सामान्य प्रदेश और विशिष्ट प्रदेश। दो प्रदेश हो गए। जनरल में एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है फंक्शनल। ठीक। अब जनरल हम किसे कहेंगे, स्पेसिफिक किसे कहेंगे, इस पॉइंट को आपको समझना होगा। जनरल में, सामान्य प्रदेश में या जननिक प्रदेश वो प्रदेश हैं जिनमें कुछ को हम विभिन्न तत्वों की समानता के आधार पे अगर हम उसको बता रहे हैं तब तो वो फॉर्मल हो जाएगा, और आसपास के एरिया से जो एक उसका इंटरेक्शन हो रहा है उस बेस पे अगर हम उसको बता रहे हैं तब वो फंक्शनल हो जाएगा। जो स्पेसिफिक प्रदेश होता है या जो विशिष्ट प्रदेश होता है, ये एकदम डिफरेंट होता है, आसपास के एरिया से बिल्कुल अलग। इसमें इसकी एक अपनी अलग यूनिकनेस होती है, इसकी अपनी विशेषताएं होती हैं जो कि हर एरिया से एकदम डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रदेश। जनरल जो होता है, जनरल के दो पार्ट होते हैं सामान्य प्रदेश के,
फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल रीजन में या यूनिफॉर्म रीजन में हम लोग क्या करते हैं कि हमने मान लीजिए, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को, हमने एलिमेंट ले लिया कि मिट्टी। अब उस एलिमेंट के बेस पे वो मिट्टी को हमने मान लिया कि हमने एक एलिमेंट ले लिया मृदा। अब जितने एरिया में एक जैसी मिट्टी पाई जाएगी हम उसको एक प्रदेश बता देंगे। या हमने एलिमेंट ले लिया मान लीजिए कि वेजिटेशन, तो जितने एरिया में एक जैसा वेजिटेशन पाया जाएगा हम उसको एक एलिमेंट, हम उसको एक प्रदेश बता देंगे। या हम मान लीजिए ले लिए रिलीफ, तो जिस एरिया में एक जैसा रिलीफ पाया जाएगा हम उसको एक प्रदेश घोषित कर देंगे। तो ये जो है फॉर्मल या यूनिफॉर्म रीजन में क्या होता है कि हम तत्वों की समानता के आधार पे प्रदेशों को बताते हैं। अब ये अगर एक तत्व की समानता के आधार पे हम बता रहे हैं तो वो एक विषय हो जाएगा। तो कई तत्वों की समानता के आधार पे बता रहे हैं दूसरा वाला। पहला वाला क्या था? ये एक दो तीन का जो मतलब ये नहीं कि एक तत्व, दो तत्व, तीन तत्व, ये इसका मतलब नहीं है। पहला वाला जो है ये वो होगा जिसमें हम किसी एक एलिमेंट को ले लेंगे। मान लीजिए हम ले लिए मिट्टी, तो मिट्टी की सिमिलरिटी के बेस पे हमने प्रदेश बना दिए। और इसके बाद सेकंड जो होगा, इसमें दो का मतलब ये नहीं कि दो एलिमेंट, दो का मतलब है दूसरा वाला हमारा होगा जिसमें कई एलिमेंट के बेस पे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया भौगोलिक प्रदेश, तो भौगोलिक प्रदेश में तो कई एलिमेंट आ जाते हैं। भौगोलिक प्रदेश में वेजिटेशन वाला एलिमेंट भी आ जाएगा, मिट्टी का एलिमेंट भी आ जाएगा, कई चीजें आ जाएंगी। तो दूसरा वाला हमारा हो जाता है बहुल विषय प्रदेश, इसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं। और तीसरा वाला वह है जिसमें संपूर्ण विषय, सभी एलिमेंट्स में सिमिलरिटी हो, तो वो संपूर्ण विषय प्रदेश हो जाता है। तो एकल विषय प्रदेश, दूसरा वाला बहुल विषय प्रदेश, तीसरा वाला हमारा संपूर्ण विषय प्रदेश। और दूसरे और तीसरे के बीच की जो स्थिति होती है वो होती है कैम्पेज। और ये कॉन्सेप्ट दिया था डी विटलसी ने। तो ये आप लोग को जरूर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पहले वाले में इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि फर्स्ट में क्या है, हमने एक एलिमेंट लिया जैसे मिट्टी, उसी के बेस पे हमने कह दिया कि ये एक प्रदेश है जहां पे एक जैसी मिट्टी पूरे एरिया में हमें देखने को मिल रही है। ये क्लियर है आपका? दूसरा वाला है बहुल विषय प्रदेश, इसमें हमने सिर्फ मिट्टी नहीं ली, हमने कह दिया मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे भौगोलिक प्रदेश। तो भौगोलिक प्रदेश में कई सारी चीजें आ जाएंगी, मिट्टी भी आ जाएगी, प्राकृतिक वनस्पति भी आ जाएगी, और भी सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम क्या बोल देंगे, हम कहेंगे कि ये भौगोलिक प्रदेश है, तो ये बहुल विषय प्रदेश है। और तीसरा वाला संपूर्ण विषय प्रदेश, जिसमें संपूर्ण विषयों में एक हमें संपूर्ण विषयों में प्रकरणों में सिमिलरिटी मिलती है, तो वो संपूर्ण विषय प्रदेश। और बहुल विषय और संपूर्ण विषय के बीच का जो एक विचार है, उस विचार को कहा गया कैम्पेज, जो कि दिया था विटलसी ने। तो ये होते हैं दोस्तों फॉर्मल या यूनिफॉर्म रीजन। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो इसको पॉज करके फिर से सुनिएगा, जरूर क्लियर हो जाएगा। इसमें सिंपल इसका मतलब ये है कि हम कुछ तत्वों को बेस मानते हैं और उसी तत्व को बेस जो उसको हमने माना है उसी के आधार पे हम सीमांकन करते हैं प्रदेश का, कि हम ये एक प्रदेश है, ये हम बताते हैं। लेकिन फंक्शनल में ऐसा नहीं होता है। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल रीजन, जिसको नोडल रीजन भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली एनसीआर है, ठीक है। अब हमारा अगर दिल्ली एनसीआर है तो दिल्ली एनसीआर तो पूरा अर्बन एरिया है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो एरियाज हैं, ग्रामीण एरिया, हरियाणा के और इस सब उसके आसपास के एरियाज के, तो जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के गांव के एरिया हैं, वो इलाके दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार दिल्ली में मिल रहा है। और जो दिल्ली का इलाका है, जो प्योर अर्बन इलाका है, वो अपने आवश्यक कार्य के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए उन ग्रामीण एरिया पे डिपेंड है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले अध्याय में जब हम लोग सेटलमेंट जियोग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको अमलैंड का कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी नगर का उसके आसपास की एरिया तक एक प्रभाव देखने को मिलता है। और जो ये प्रभाव होता है, ये प्रभाव आसपास के एरिया तक पूरा उसका देखने को हमें मिलता है। और आसपास के एरिया उस शहर पे डिपेंड होते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए,
और वह बड़ा शहर उन आसपास के एरियाज पर भी डिपेंड होता है अपनी आवश्यकताओं के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ग्रामीण इलाके हैं वही डिपेंड है शहरों पे। जो शहरी क्षेत्र हैं वो भी अपने कृषि उत्पादों के लिए, बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण एरिया पे डिपेंड होते हैं। तो एक रिलेशन हो जाता है दोनों में, एक इंटरडिपेंडेंसी होती है, और इसे ही कहा जाता है फंक्शनल रीजन। इस तरीके का अगर कोई रीजन है तो उसको हम कहेंगे फंक्शनल रीजन। जैसे वही एग्जांपल दिल्ली एनसीआर का मैंने दिया कि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहां पे कुछ कार्य हो रहे होंगे, कुछ कार्यों के माध्यम से वहां पे कुछ कार्य हो रहे होंगे, डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, डिफरेंट वर्क्स हो रहे हैं। उन कार्यों के माध्यम से कुछ कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ कार्य आपके उस दिल्ली एनसीआर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में हो रहे होंगे। खेती का कार्य, स्पेशली खेती है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका अपना कार्य है ग्रामीण इलाकों का, और शहरी इलाकों का अपना कार्य है। शहरी इलाके अपने कार्यों के माध्यम से और ग्रामीण इलाके अपने कार्यों के माध्यम से एक दूसरे पे डिपेंड हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। और इससे क्या है, इससे दोनों में एक रिलेशन बन गया है। इसे ही कहा जाता है फंक्शनल रीजन, कार्यात्मक प्रदेश या प्रकार्यात्मक प्रदेश। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो फंक्शनलिज्म है या जो प्रकार्यवाद है वो यही कहता है कि दो एलिमेंट में आपस में रिलेशन हो। हम लोगों ने पढ़ा भी है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का मेन जो मतलब है, जो मेन उसका कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इस तरीके के जो एरियाज होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन कई बार आता है कि दिल्ली एनसीआर कैसा रीजन है, या मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर कोई है तो वो कैसा रीजन है। मेट्रोपॉलिटन सिटी फंक्शनल रीजन है। मेट्रोपॉलिटन सिटी अपने आसपास के एरिया से पूरा एक कनेक्टेड है। आसपास के एरिया उस मेट्रोपॉलिटन सिटी से कनेक्टेड है, और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी आसपास के एरिया से कनेक्टेड है। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी को चाहिए आवश्यक चीजें, वो उसको आसपास के ग्रामीण इलाकों से मिलेंगी। और जो ग्रामीण इलाके हैं उनको क्या चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, सर्विसेज चाहिए, उसके लिए वो बड़े शहर पे डिपेंड है। तो इस तरीके के जो प्रदेश होते हैं, यहाँ पे हम इस तरह के प्रदेशों को कहते हैं फंक्शनल रीजन या नोडल रीजन्स। और इसमें भी वैसे ही तीन होते हैं: एकल कार्यात्मक, बहुल कार्यात्मक और संपूर्ण कार्यात्मक। जैसे यहाँ पे था एकल विषयी, बहुल विषयी और संपूर्ण विषयी। और जितने भी हमारे बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स हैं आपके फंक्शनल रीजन या नोडल रीजन के एग्जाम्पल्स हैं। एक इसका और छोटा सा क्लासिफिकेशन किया गया, और ये काफी अच्छा क्लासिफिकेशन है बोडेविले का। इन्होंने बताया था होमोजीनस रीजन, नोडल रीजन, एडहॉक रीजन। जैसे ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला सिंपल है। जैसे हमने मान लीजिए कि किसी तत्व की समानता के आधार पे हमने प्रदेशों को बांट दिया, ये वाला जो भी हम लोगों ने देखा था वो होमोजीनस रीजन हो गया। नोडल रीजन इंटरडिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट नोडल रीजन हो गया। एडहॉक रीजन क्या होता है, या प्लानिंग या टेम्परेरी रीजन जिसको कहते हैं। एडहॉक रीजन जैसे कहीं पर मान लीजिए आपको प्लानिंग करनी है, तो वो परमानेंटली हम उसको डिवाइड नहीं करते हैं। बस हमें जब कहीं पे कोई प्लान करना है तो हम उसको किसी एरिया को कुछ रीजन्स में बांट देते हैं। कोई योजना जैसे मान लीजिए आई है, फ्लड पे कोई योजना आई है, या कहीं पे जैसे पी सेन गुप्ता का अगर हम वर्क देखें तो इस तरीके के जो वर्क्स होते हैं ये सब आपके एडहॉक रीजन में चले जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि एडहॉक पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ये चीज आप लोग को पता होगी कि वो परमानेंट नहीं होते, बस कुछ समय के लिए हम उनको रख लेते हैं। वही चीज यहाँ पर है कि एडहॉक रीजन ऐसा कोई परमानेंटली हमने बांटा नहीं है, बस ऐसे ही हमने किसी प्लानिंग के लिए, किसी प्लानिंग के तहत हमने उसको वहां पे प्रादेशिकरण कर दिया है। तो ये होता है आपका प्लानिंग रीजन या टेम्परेरी रीजन या एडहॉक रीजन। और बाकी नोडल रीजन आपको पता ही है। होमोजेनस रीजन आप लोग जानते ही हैं पहले से ही, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा होमोजेनस रीजन को ही समझा है। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हायरार्की को। हायरार्की में क्या होता है कि हम छोटे से बड़े के क्रम में समझते हैं प्रदेशों को। जैसे माइक्रो रीजन, मेसो रीजन, मैक्रो रीजन। कल्चरल एरिया है कल्चरल रीजन। इसके बाद मेसो में आ जाएगा कल्चरल रीम, और मैक्रो में आ जाएगा कल्चरल वर्ल्ड। सबसे छोटा कल्चरल एरिया या कल्चरल रीजन, उससे बड़ा कल्चरल रीम, और सबसे बड़ा कल्चरल वर्ल्ड।
यहाँ पे सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मेसो और सबसे बड़ा मैक्रो। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम ये नहीं कह सकते कि ये एरिया माइक्रो में ही रहेगा। ये हम किस एस्पेक्ट में बात करें, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली समझने के लिए कोई प्रोविंस, किसी स्थान का कोई छोटा सा प्रांत, वो माइक्रो हो गया। पूरा का पूरा देश हमारा मेसो हो गया और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हमारा मैक्रो हो गया। ये सिंपल है। लेकिन इसी को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे पूरा देश हमारा मैक्रो हो गया, अगर देश मैक्रो है तो जो हमारे प्रांत हैं वो मेसो हो जाएंगे और जो हमारे जिले हैं वो माइक्रो हो जाएंगे। ठीक है। या अगर हम जिले के बेस पे देखें तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैक्रो हो गया मान लीजिए, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक्स होंगे वो मेसो हो जाएंगे और ब्लॉक्स में जो विलेजेस हैं वो माइक्रो हो जाएंगे। तो ये माइक्रो, मेसो और मैक्रो का कोई फिक्स नहीं है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम किस एस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। नॉर्मली कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा, उससे नीचे हमारा कंट्री और उससे नीचे हमारे प्रोविंस, ये आपको नॉर्मली बुक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे हो जाएंगे तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि देश हमारा मैक्रो, प्रोविंस मेसो और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स माइक्रो हो जाएंगे। तो ये किस एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं इस पर ये चीज डिपेंड करती है। छोटे से बड़े का जो क्रम होगा वो उसी पे निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों कुछ विद्वानों के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि अभी तो जो हम लोग हायरार्की देख रहे थे वो तो एक नॉर्मल सा हायरार्की था, लेकिन कुछ विद्वानों ने हायरार्की में बांटा है। जैसे कि J.F. अर्नस्टेड ने 1933 में स्टो, सबसे छोटा, ट्रैक्ट, सब रीजन, माइनर रीजन, मेजर रीजन, छोटे से बड़े की ओर ये बढ़ता गया है। सबसे छोटा स्टो, उससे बड़ा ट्रैक्ट, उससे बड़ा सब रीजन, उससे बड़ा माइनर रीजन और सबसे बड़ा मेजर रीजन। इसी तरीके से डी विटलसी ने 1954 में बताया सबसे छोटा लोकेलिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रोविंस और फिर रीम। विटलसी ने किचन गार्डन की भी बात की थी। वो कहते थे कि किचन गार्डन भी एक प्रदेश हो सकता है, ऐसा उनका मानना था, एक बहुत छोटा प्रदेश। तो आप समझ सकते हैं कि विटलसी प्रदेश के कॉन्सेप्ट को कितने सूक्ष्म स्तर तक समझाना चाहते थे कि किचन गार्डन जो है वो भी एक छोटा सा प्रदेश है। इसके बाद एक विद्वान है D.L. लिंटन महोदय, इन्होंने 1951 में साइट, स्टो, ट्रैक्ट, सेक्शन, प्रोविंस, मेजर रीजन एंड कॉन्टिनेंट, ये इन्होंने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये तो प्योर रटने वाला टॉपिक है। ये बस यही है कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग बताए हैं विचार कि सबसे छोटा साइट होगा, फिर स्टो होगा, फिर ट्रैक्ट होगा। लेकिन ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया। जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो कई बार आपको स्टो, ट्रैक्ट ये सब मिलेगा। तो जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा उनको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया है स्टो, ट्रैक्ट, क्योंकि जनरली हम लोग को नहीं मिलता है देखने को। लेकिन जब आप डीपली पढ़ेंगे रीजन के कॉन्सेप्ट को तो वहां पे ये चीजें आपको मिलेंगी। साइट, स्टो, ट्रैक्ट। ये साइट, स्टो क्या है? ये सब ये बिल्कुल छोटा एरिया। साइट एकदम छोटा, उससे बड़ा स्टो, फिर ट्रैक्ट, फिर सेक्शन, फिर प्रोविंस, फिर मेजर रीजन, फिर कॉन्टिनेंट। ये हम सूक्ष्म से बड़े की ओर बढ़ते जा रहे हैं सभी में, तीनों में। और इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है, अगर हमें डीप स्टडी करनी है तो हमें सूक्ष्म प्रदेशों को बताना पड़ेगा, और अगर हमें बड़े लेवल की स्टडी करनी है तो बड़े प्रदेशों पे काम करना पड़ेगा। तो सूक्ष्म अध्ययन के लिए इस तरीके की हायरार्की पता होना चाहिए। इसीलिए इस तरीके की जो हायरार्कीज हैं वो अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत की। दोस्तों अब हम लोग का इस अध्याय का एक आखिरी हिस्सा जो डाइकोटमी है रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में, इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ड्यूअलिज्म और डाइकोटमी क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किसी भी सब्जेक्ट में जब दो मत होते हैं, कुछ विद्वान किसी चीज को मानते हैं, कुछ विद्वान किसी चीज को मानते हैं, उसको हम कहते हैं डुअलिज्म। लेकिन उस डुअलिज्म से जब कोई सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं द्विविभाजन या डाइकोटमी। तो डुअलिज्म में और डाइकोटमी में ये डिफरेंस होता है। हालांकि बहुत जगह डिफरेंस उतना क्लियरली मेंशन नहीं है। बहुत जगहों पे आप 90% बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि
दोनों चीजें एक ही है, लेकिन एक नहीं है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। डुअलिज्म किसी भी सब्जेक्ट्स में दो मतों का होना है, और वही डुअलिज्म आगे चल के डाइकोटमी को क्रिएट करता है। वही डुअलिज्म आगे चल के एक ऐसा समय आता है कि कोई सब्जेक्ट दो प्रॉपर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। पहले क्या था, पहले सिर्फ दो विचार थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो सब्जेक्ट दो प्रॉपर ब्रांचेस में टूट गया, विभाजित हो गया। उसको हम कहेंगे द्विविभाजन। तो द्वैतवाद अर्थात डुअलिज्म में और द्विविभाजन अर्थात डाइकोटमी में ये एक बहुत ही छोटा सा बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो द्विविभाजन है, जो डाइकोटमी है रीजनल और सिस्टमेटिक जियोग्राफी की, वो क्या कहती है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने वेस्ट एशिया का एक सिंपल सा मैप है, और वेस्ट एशिया में मान लीजिए कि हमको कहा गया कि आप सिस्टमेटिक स्टडी करिए वेस्ट एशिया की। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को हम लोग टॉपिकल अप्रोच भी कहते हैं। टॉपिकल अप्रोच इसलिए कहते हैं कि जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम लोग स्थिति विस्तार के बाद हम लोग क्रमशः उच्चावच, फिर हम लोग सबसे पहले रिलीफ देख लिए, रिलीफ देखने के बाद हम लोग देख लिए उसमें ड्रेनेज, फिर वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट, जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इन सब को हम क्रमशः यहाँ देखते चले जाएंगे, चाहे हमारे फिजिकल वाले टॉपिक हो चाहे ह्यूमन वाले टॉपिक हो। ये हो गया आपका सिस्टमेटिक स्टडी। लेकिन रीजनल स्टडी क्या होगी, रीजनल स्टडी वो होगी कि मान लीजिए कि ये हमारा वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया को हम पहले कुछ प्रदेशों में बांट देंगे। हम मान लीजिए कि हमारे सामने ये मैप है, हमको समझ में आ रहा है कि कहाँ मैदान है, कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है। तो हमने कह दिया कि ये पर्वतीय प्रदेश हो गया, जहां जहां पर्वत है, जहां जहां पठार है वो पठारी प्रदेश हो गया, और जहां जहां मैदान है, जो जो ग्रीन है, वो आपका हो गया मैदानी प्रदेश। तो हमने क्या किया कि हमने पूरे वेस्ट एशिया को पठारी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश में बांट दिया। एक मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। अब फिर हमने एक एक प्रदेश को चूज किया, और हर प्रदेश में फिर हमने उन्हीं सभी टॉपिक्स को देखा क्रमशः, जो अभी हमने सिस्टमेटिक में देखा था। तो ये हो गई हमारी रीजनल स्टडी। तो ध्यान से अगर हम देखें तो रीजनल स्टडी और सिस्टमेटिक स्टडी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि जैसे यहाँ पे हमने पहले क्या किया कि पूरा क्रम से पूरे वेस्ट एशिया का हमने पहले पूरा रिलीफ देखेंगे, फिर पूरे की ड्रेनेज देखेंगे, फिर पूरे की हम देखेंगे क्लाइमेट, पूरे की वेजिटेशन, पूरे की सॉइल, पूरे वेस्ट एशिया की हम देखेंगे। लेकिन जब हम रीजनल स्टडी करेंगे तो वेस्ट एशिया को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उस पर्टिकुलर पार्ट में फिर उन्हीं सभी टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मान लीजिए ये एरिया टर्की वाला एरिया है, ठीक है। अब जब हम मान लीजिए पूरे वेस्ट एशिया की सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे किसी छोटी सी इंपॉर्टेंट चोटी को न कंसीडर करें। भाई हमें पूरे वेस्ट एशिया की स्टडी करनी है, तो टर्की की किसी छोटी सी इंपॉर्टेंट जो पीक है, माउंटेन पीक है, उसको हम कंसीडर ना करें। हम क्या करेंगे, हम मेन मेन चोटियों को देखेंगे सिर्फ, जैसे देमवंद है, जैसे इधर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये सब देखेंगे। छोटी छोटी पीक्स को नहीं देखेंगे हम लोग। लेकिन जब मान लीजिए हमें ये दे दिया गया कि आपको ये टर्की वाला एरिया है, आपको इस प्रदेश की सिर्फ रीजनल स्टडी करनी है, तो यहाँ पे जब हम उन सभी टॉपिक्स की स्टडी करेंगे तो हम अब हमारे पास ये पूरा एरिया नहीं है, हमको सिर्फ इतना एरिया मिला है, तो जो छोटी छोटी पीक्स होंगी उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये डिफरेंस, तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है रीजनल और सिस्टमेटिक स्टडी में, कि रीजनल स्टडी में हमें सूक्ष्म अध्ययन करवाती है, लेकिन सिस्टमेटिक स्टडी में हम एक स्थूल अध्ययन करते हैं, और दोनों का महत्व है। अगर हम रीजनल स्टडी नहीं करेंगे तो हमें किसी छोटे सूक्ष्म चीज का ज्ञान नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम मान लीजिए सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तो हमें एक ओवरव्यू नहीं मिल पाएगा। तो दोनों का अपना महत्व है। ये इसीलिए बहुत सारे बाद के जो विद्वान आए, हेटनर हुए, हार्टशोन हुए, बहुत सारे विद्वान, इन लोगों ने ये कहा कि रीजनल प्रोसेस भी सही है, जो हमारी प्रादेशिक विधि है अध्ययन की वो भी सही है,
और जो क्रमबद्ध विधि है वो भी सही है। हमें कहाँ पे यूज करना है कौन सा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और ये चीज हम लोग खुद इतनी स्टडी कर चुके हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में सिस्टमेटिक स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी अच्छी है, या वेस्ट एशिया ही है, वेस्ट एशिया में अगर हम मान लीजिए सिस्टमेटिक स्टडी कर लिए तो एक हमें पूरा ओवरव्यू मिल गया यहाँ का। हमने रिलीफ से लेकर के पूरे ह्यूमन एस्पेक्ट, पॉपुलेशन, यहाँ पे लोगों का रिलीजन, यहाँ पे नगरीकरण, बहुत सारी चीजें हम देख लिए। यहाँ पे एक ओवरव्यू हमको पूरे एरिया का मिल गया, एक आइडिया हमको लग गया पूरे एरिया का। लेकिन जब हम रीजनल स्टडी करेंगे तो हम इसी वेस्ट एशिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उस एक एक पार्ट को उठाएंगे, वहां पे फिर से उन्हीं टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे जो हमने क्रमबद्ध वाले में किया था। इसीलिए क्रमबद्ध विधियां और जो क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रादेशिक में भी हम उन्हीं सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो हमने क्रमबद्ध में पढ़े थे। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि क्रमबद्ध में हम इस पूरे एरिया को पढ़ रहे हैं, पूरे एरिया पर हम उन सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, और प्रादेशिक में हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उन टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं, जब पूरे एरिया को पढ़ रहे हैं तो हमारा अध्ययन उतना सूक्ष्म नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये अध्याय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ये पूरी सभी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोगों ने आज के अध्याय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। हम लोगों ने प्रदेश क्या है, इसका कॉन्सेप्ट का जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, रीजनल और सिस्टमेटिक में क्या समानता है और क्यों अंतर है, क्यों आवश्यक है दोनों को साथ में लेके चलना, और जो क्लासिफिकेशन है प्रदेशों का, जो हायरार्की है प्रदेशों की, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए आज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को फिर से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।